नमस्कार। आज हम राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक न्याय से प्रश्नों को देखेंगे और यह जितने इसमें प्रश्न हैं इस सीरीज में वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनका हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे, क्योंकि व्याख्याओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? इसमें बताना है आपको कि प्लेटो के न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है। तो ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी भ्रातृत्व या डी समन्वय। तो इसमें से जो प्लेटो के न्याय की जो अवधारणा है वो है समन्वय है। और प्लेटो के अनुसार अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार कार्य करना न्याय है। तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों का वर्गीकरण किया है। वैयक्तिक स्तर पर न्याय तभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों का आपस में समन्वय हो और विवेक मार्गदर्शन करे। सार्वजनिक स्तर पर उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक को जो क्रमशः तृष्णा, साहस और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्याय की अभिव्यक्ति के लिए अपने अपने कार्य करने होंगे। नेक्स्ट है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ऑप्शन ए है न्याय से संबंधित, ऑप्शन बी शिक्षा पद्धति से संबंधित, ऑप्शन सी राजनीति से संबंधित या ऑप्शन डी सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। तो प्लेटो की रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है वह है न्याय से संबंधित। प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से ही संबंधित है। न्याय का अर्थ है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है। ऑप्शन सी है राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। ऑप्शन डी है बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो इसमें न्याय का जो अर्थ है वो है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी की व्यवस्था मांग करती है। वे आगे कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। थ्रेसिमेकस ने कहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। सेफालस ने कहा है कि न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। सेफालस के अनुसार न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने समर्थन किया। प्लेटो ने किसका समर्थन किया है? न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत, न्याय का शुद्ध विधिक सिद्धांत, न्याय का तात्विक सिद्धांत या न्याय का उपर्युक्त सभी सिद्धांत। तो प्लेटो ने समर्थन किया है न्याय का तात्विक सिद्धांत। ऑप्शन सी सही है प्रश्न के हिसाब से। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा उद्घाटित किया है उससे न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता है। प्लेटो का न्याय देश काल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित कर न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। तो राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित होता है? विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा या निर्वाचन सत्ता द्वारा। तो राजनीतिक न्याय जो है वो संविधान द्वारा सुनिश्चित होता है। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है।
सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए और राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही राजनीतिक न्याय है। इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है, जिसका आधार संविधान होता है या स्रोत संविधान होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। राजनीतिक न्याय प्राप्ति के मुख्य साधन हैं वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों को भाषण, विचार, सम्मेलन, संगठन आदि नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव के बिना सार्वजनिक पदों हेतु सभी को समान अवसर आदि। ये है राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के मुख्य साधन। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह तथ्य निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को ऑप्शन ए समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो या हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण ए कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कथन ए दिया है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है और उसका कारण है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर की व्याख्या, ए की व्याख्या आर करता है। तो इसमें दोनों सही है। राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है और इसका कारण यही है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर है या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? ये बताना है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। तो यह कहा है जोड ने, सेबाइन ने, प्रोफेसर पॉपर ने या बार्कर ने? तो यह कहा है बार्कर ने। प्लेटो के न्याय को कानूनी आधार न प्रदान करके इसके महत्व को कम कर दिया है। इसलिए बार्कर ने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक कहा है। बार्कर के मतानुसार इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली एक भावना मात्र है। यह कोई ठोस कानून नहीं है। आज के न्याय की परिभाषा में न्याय कानून का पालन कराने वाला अस्त्र है, किंतु प्लेटो का न्याय केवल एक कर्तव्य भावना है। नैतिक कर्तव्य तथा कानूनी बाध्यता को मिलाकर प्लेटो ने एक अस्पष्ट स्थिति उत्पन्न की है जो उसके न्याय को अव्यवहारिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल्स की न्याय की अवधारणा है। तो राल्स की न्याय की अवधारणा समाजवादी है, उपयोगितावादी है, समुदायवादी है या उदारवादी है? तो राल्स की न्याय की धारणा जो है वो उदारवादी है। जॉन रॉल्स 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक हैं। यह 20वीं सदी के हैं और इनकी पुस्तक जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसका न्याय सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल्य पदार्थों को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। और मूल पदार्थ हैं वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य,
शक्ति या क्षमता, तो इनको पुनर्वितरण कर उपलब्ध कराना है, पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। और राल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्याय की उचितता फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो ड्यूगी ने, ब्राइस ने, डायसी ने या जॉन रॉल्स ने? तो यह क्या है? जॉन रॉल्स ने। न्याय को उचितता के रूप में जॉन रॉल्स ने परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक हैं? आपको बताना है कि समुदायवादी विचारक कौन से हैं। चार्ल्स टेलर हैं, जॉन रॉल्स हैं, मैकफर्सन हैं या हियक हैं? तो समुदायवादी विचारक इसमें से जो है वो चार्ल्स टेलर हैं। मैकिन्टायर, सैंडल, वाल्जर और चार्ल्स टेलर प्रमुख समुदायवादी विचारक हैं। तो समुदायवादी विचारक कौन कौन से हैं? मैकिन्टायर, सैंडल और वाल्जर्स, चार्ल्स टेलर। इसके नाम याद कर लीजिएगा, मैकिन्टायर, सैंडल, वाल्जर और चार्ल्स टेलर, ये समुदायवादी विचारक हैं। समुदायवादी दृष्टिकोण ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। चार्ल्स टेलर ने अपनी कृति फिलोसफिकल पेपर्स, चार्ल्स टेलर की जो कृति है, पुस्तक है, वो है फिलोसफिकल पेपर्स, में तर्क दिया है कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कटी हुई इकाइयां नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय विशेष के अंतर्गत ही अपने लिए शुभ की कल्पना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन रॉल्स का। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक संविदा और कांट की विधि दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रत्यात्मक न्याय या शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय? तो अभी हमने देखा कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण। तो रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय से सरोकार या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो रॉल्स के अनुसार न्याय के जो लक्षण हैं वो है उपर्युक्त सभी, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, ये भी सही है। प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा, ये भी न्याय का ही लक्षण है रॉल्स के अनुसार, और सामाजिक न्याय से सरोकार, ये सभी है न्याय के लक्षण। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि समकालीन उदारवादी चिंतक जॉन रॉल्स ने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको हिंदी में न्याय सिद्धांत कहते हैं, में तर्क दिया कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं जिनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, किंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं हैं अधिकार एवं स्वतंत्रताएं, शक्तियां एवं अवसर, आय और संपदा तथा आत्मसम्मान के साधन। इसको ध्यान से देखिएगा कि प्राथमिक वस्तुओं के रूप में न्याय, रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। और ये प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं? तो प्राथमिक वस्तुएं हैं अधिकार एवं स्वतंत्रताएं, शक्तियां एवं अवसर, आय और संपदा और आत्मसम्मान के साधन। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। इसका अर्थ है कि सर्वसम्मत से स्वीकार किए गए न्याय सिद्धांतों के प्रयोग से जो भी वितरण न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। रॉल्स ने न्याय के
सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली अपनाई और रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भेदमूलक सिद्धांत स्वीकारा, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की असाधारण योग्यता और परिश्रम हेतु विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा जब उसे समाज के कमजोर वर्ग या व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुँचे। इसके बाद प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के मानदंड को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो यह हीगल ने किया, कार्ल मार्क्स ने किया, चार्ल्स टेलर ने किया या जॉन रॉल्स ने किया? तो यह जॉन रॉल्स ने किया। यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो जॉन रॉल्स ने, अभी हमने देखा व्याख्या में। निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है, और ये तो हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि कौन सा भाग है। तो इसके लिए आप लोग जॉन रॉल्स का व्याख्या बढ़िया से पढ़िएगा। सामान्य न्याय का सिद्धांत नहीं है, या समान स्वतंत्रता का सिद्धांत नहीं है, या भेदमूलक न्याय का सिद्धांत नहीं है, या अवसर के उचित समानता का सिद्धांत नहीं है। तो जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का भाग जो नहीं है वो है समान न्याय का सिद्धांत। ये जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत का भाग नहीं है। जॉन रॉल्स अपनी प्रसिद्ध कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में प्रकाशित हुई थी, में न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। उसने 3 प्रकार के न्याय का सिद्धांत तथा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत तथा अवसर की उचित समानता सिद्धांत वर्णित किया है। अतः समान न्याय का सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है, यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो यह प्लेटो का है, अरस्तु का है, सेंट ऑगस्टाइन का है या लॉक का है? तो यह है सेंट ऑगस्टाइन का। उन्होंने ही कहा है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। ऑगस्टाइन 5वीं शताब्दी के प्रारंभ का राजनीतिक दार्शनिक है। यह पहला राजनीतिक दर्शन है जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपर्युक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी। ये क्रमशः राज्य और चर्च के क्षेत्र थे। इनके अनुसार राज्य स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। ऑगस्टाइन न्याय को राज्य का सर्व प्रमुख तत्व मानता है। इसके अनुसार जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। एक अन्य स्थान पर यह कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अन्य दार्शनिकों के न्याय के अनुसार परिभाषा देखेंगे कि थॉमस एक्विनास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव का प्राकृतिक मांग है। नेक्स्ट है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो अभी हमने देखा कि यह ऑगस्टाइन का कथन है। नेक्स्ट है, जिन राज्यों में न्याय नहीं वो डाकुओं का समूह है, ऑगस्टाइन। और निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो यह थ्रेसीमेकस का है। एक बार और ये प्रश्न आ चुका है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो न्याय की सर्वसामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कुछ दार्शनिकों शेफालस, ग्लॉकॉन, एडिमेंटस और थ्रेसीमेकस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें ये दार्शनिक निम्न परिभाषा देते हैं। शेफालस कहते हैं कि न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। थ्रेसीमेकस कहते हैं कि जिसके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य होता है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय होता है। और ग्लॉकॉन कहते हैं कि न्याय भय की संतान है। सुकरात ने कहा है कि न्याय व्यक्तियों पर परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित हैं, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। प्लेटो ने कहा है कि न्याय राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग, सैनिक एवं शासक तीनों
का अपने अपने कार्य संपादित करते रहना चाहिए। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग और सैनिक एवं शासक तीनों को अपने अपने कार्य संपादित करते रहना चाहिए, करते रहना ही न्याय है। अर्थात उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण प्राप्त है और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो। नेक्स्ट है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यह अभी हमने देखा कि थ्रेसीमेकस का है। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो थ्रेसीमेकस। जस्टिस शब्द जज से निकला है और जज का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? अंग्रेजी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, लैटिन भाषा से या हिंदी भाषा से? तो यह है लैटिन भाषा से। जस्टिस जज से निकला है। जज का संबंध लैटिन भाषा से है। जज का अर्थ कानून या न्याय है। लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहा गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। आइए हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। हेगेल संबंधित हैं तत्वशास्त्रीय से और ऑस्टिन संबंधित हैं न्यायिक से। मैकाइवर समाजशास्त्रीय हैं और गार्नर जो है वो विवरणात्मक हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? इसमें बताना है आपको कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या बहुलवादी? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी बल देते हैं। ऑप्शन ए सही है। मार्क्सवादी सामाजिक न्याय पर बल देते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राज्य अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। मार्क्सवाद के सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों ने इसे अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। यह जवाहरलाल ने कहा था। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, ऑप्शन ए है, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन डी है कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा प्राप्त हो। तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। नेक्स्ट है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसमें बताना है कि अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन ए कानूनी न्याय है, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय है, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय है या ऑप्शन डी सामाजिक न्याय है। तो अंबेडकर के अनुसार जो है वो सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी सही है। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। अंबेडकर आजीवन समाज के दलित एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारों एवं हितों की सिद्धि हेतु संघर्ष करते रहे। नेक्स्ट है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय की किस पहलू पर बल दिया है? आपको बताना है कि यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? विधिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी नैतिक। तो इसमें यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक नियमों पर पहलू पर बल दिया है। यूनानी दार्शनिक ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है और यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी न्याय की अवधारणा कानूनी है, नैतिक है, सामाजिक है या राजनीतिक है? तो यूनानी न्याय की जो अवधारणा है वो नैतिक है। अभी हमने देखा यूनानी न्याय की अवधारणा है कानूनी, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो यह नैतिक है। वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले अरस्तू ने किया।
गार्डविन ने किया, हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन रॉल्स। तो किसके द्वारा किया गया? तो यह है अरस्तु के द्वारा। अरस्तु के द्वारा ही वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया। वितरक न्याय या वितरण न्याय का प्रतिपादन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। इसको वितरक न्याय भी कहते हैं और वितरण न्याय भी कहते हैं। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियम से है। यह दो प्रकार के न्याय हैं, वितरण न्याय और प्रतिवर्ती न्याय। पर परिशोधात्मक न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय। नेक्स्ट है, वितरण न्याय का संबंध सम्मान और धन संपदा के वितरण से है और विधायक के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, परंतु अरस्तु के अनुसार यह वितरण अंक गणितीय अनुपात से न होकर रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। तो अरस्तु के अनुसार जो यह न्याय है, वितरण अंक गणितीय अनुपात से न होकर रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए और यह सबको बराबर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन अभी हमने व्याख्या में देखा, अरस्तु ने किया। ऑप्शन बी सही है। इसमें 34 नंबर के प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो इसमें न्याय बलवानों का हित है, इसको हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं। न्याय बलवानों का हित है, थ्रेसिमेकस का है। आइए यहाँ से देखते हैं। न्याय बलवानों का हित है, ये थ्रेसिमेकस का है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये प्लेटो का है। और सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, यह है ह्यूम का। न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ये रॉल्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और संविधान इसके उपकरण है। संसद और संविधान किसके उपकरण है? कानूनी न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के? तो संसद और संविधान जो है वो कानूनी न्याय के उपकरण है। न्याय की ऐसी प्रणाली जिसमें उसे विधिक संरक्षण प्राप्त हो और न्यायालय द्वारा उसे लागू किया जाए, कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अंततः संसद और संविधान द्वारा ही कानूनी न्याय के रूप में संपरिवर्तित कर संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है प्लेटो द्वारा, लॉक द्वारा, मार्क्स द्वारा और रॉल्स द्वारा। तो यह किया गया है रॉल्स द्वारा। नेक्स्ट है, इसका व्याख्या देखते हैं हम। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वितरणात्मक न्याय की प्रारंभिक झलक हमें अरस्तु के दर्शन में मिलती है, परंतु आधुनिक समय में जॉन रॉल्स ने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के माध्यम से इसकी स्थापना की। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं अधिकार और स्वतंत्रता, शक्तियाँ और अवसर, आय और संपदा तथा आत्मसम्मान के साधन हैं। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। उसने इसके माध्यम से तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट है, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया? किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया? जॉन रॉल्स ने, ड्यूगी ने, ब्राइस ने और डायसी ने। तो यह है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया है, जिससे कि न्याय को वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है?
न्याय औचित्यपूर्णता है, यह किसने कहा है? ड्यूगी ने, डायसी ने, ब्राइस ने, जॉन रॉल्स ने? तो यह जॉन रॉल्स ने कहा है। न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, किसने कहा था? यह अरस्तु ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, सुकरात ने कहा था, या कोई नहीं? तो न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, यह कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन बी सही है। प्लेटो ने न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मानव मनोविज्ञान का आश्रय लिया और स्पष्ट किया कि न्याय आत्मा का अंतर्निहित गुण है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य नहीं करता तब वह अन्याय की ओर प्रवृत्त होता है। और यह था इस सीरीज का लास्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।